रहस्यमयी महिला किरदार, विदेश तक टेरर के तार, भारतीय बिजनेसमैन टारगेट, पाक साजिश मटिया में, पाक जासूस का टूल, भारत में ISIS मॉड्यूल। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो शांति चाहता है, दुनिया को अपना परिवार समझता है, लेकिन जब इसे कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो यह छोड़ता भी नहीं। दरअसल हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कई जासूस गिरफ्तार होने के बाद ISIS मॉड्यूल और दूसरे कई राज सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां कोई बड़ी साजिश कर रही हैं, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के बाद PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के भारत में अपने हैंडलर के जरिए जासूस टारगेट मॉड्यूल करने की तैयारी दिख रही है। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निशाने पर भारत के बाहर रह रहे कुछ बिजनेसमैन भी हैं। जब CRPF का मोतीराम जाट गिरफ्तार हुआ तो कुछ ऐसी ही बातें सामने आने लगी। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने CRPF के एक जवान को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की ISI और PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अब भारत के उन बिजनेसमैन को जो कि उन देशों में रह रहे हैं जहां से हवाला का पैसा टेरर मॉड्यूल, गैंगस्टर्स या प्रतिबंधित आतंकी संगठन के एसोसिएट तक बेहद आसानी से पहुंच जाता है, तो क्या वैसे बिजनेसमैन को जो ISI है या PIO टारगेट कर रही है या फिर उनको कहीं ना कहीं अपने रडार पर ले रही है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने पूर्वांचल में गोरखपुर के एक इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जहां पर हवाला का मामला सामने आया था। पाकिस्तान का आतंकी साजिश आखिर कहां तक है? क्या भारत के बाहर के वे देश जहां प्रतिबंधित आतंकी संगठन गैंगस्टर हैं, क्या वहां टेरर मॉड्यूल के लिए हवाला के जरिए पैसे पहुंचते हैं? क्या पाकिस्तान के ISI और PIO के टारगेट पर कुछ भारतीय बिजनेसमैन भी हैं? इसको लेकर जांच अभी चल रही है और इसी सिलसिले में NIA के हेडक्वार्टर में 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ISI और PIO अभी हाल में ही लगातार जासूसों के फौज को जिस तरीके से एक मॉड्यूल को तैयार कर रहा है, उसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी को ऐसा साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की PIO ऐसे लोगों को टारगेट कर रही जो इस वक्त विदेश में हैं और वो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपना बिजनेस विदेश में कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो भारत से बाहर रहकर अपने व्यापार को कर रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं ईजी ब्लैकमेलिंग हो या हनी ट्रैप हो या फिर किसी और मॉड्यूल के थ्रू उनको कहीं ना कहीं अपने संपर्क में लाने की कोशिश करी, जिससे कि वो टेरर मॉड्यूल से लेकर जासूस जो मॉड्यूल है उसको पूरी तरीके से कामयाब कर सके। जासूसी मामले में जिस तरीके से CRPF के जवान को NIA ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद 2 और लोगों को पूछताछ के लिए आज NIA दफ्तर में बुलाया गया है। इस पूरे मामले में ये साफ खुलासा हुआ है कि गुजरात की जो महिला है उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि एक पाकिस्तानी मूल की महिला जिसने CRPF के उस जवान को ब्लैकमेलिंग और धोखा और फरेब के साथ साथ उसे कहीं ना कहीं जासूसी के लिए अपनी तरफ पूरी तरीके से जो है वो बुलाया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके और उसके पैसे का लालच देकर उसके बाद उसने कहीं ना कहीं जासूसी के लिए जो भारत के तमाम जो कश्मीर की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पर जासूसी के लिए उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी। NIA सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस CRPF जवान मोतीराम जाट से मामला जुड़ा हुआ है और मोतीराम जाट की जासूसी मामले में रहस्यमयी महिला मुख्य किरदार का खुलासा हो गया है। जब NIA ने मोतीराम जाट से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने संपर्क में रहने वाली पाकिस्तानी महिला का नाम उगल दिया। इसी मामले में जांच एजेंसी NIA ने 2 दिन पहले कोलकाता सहित कई दूसरे लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की। NIA सूत्रों के अनुसार उस पाकिस्तानी महिला ने बहला फुसलाकर और ब्लैकमेल करके मोतीराम से भारतीय रक्षा, अर्धसैनिक बलों और सीमा सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारियां
हासिल की थी और इसके बदले मोतीराम ने कथित तौर पर दूसरे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी महिला से पैसे लिए। पाकिस्तान के जासूसों की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार छापे भी पड़ रहे हैं। मुंबई से जब रवि वर्मा की गिरफ्तारी हुई तो आतंक के तारों की कुछ परतें खुलने लगी। महाराष्ट्र एटीएस ने 3 दिन पहले जिस इंजीनियर को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम रवि वर्मा था, रवि वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है महाराष्ट्र एटीएस की देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी शुरू हुई है। रवि को मुंबई से ही सटे थाने जिले के कलवा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। कहा यह जाता है कि इस दौरान पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भारत में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं और जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को अपने तरफ खींचने के लिए या उनसे प्रतिबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का भी सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि एटीएस महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जो है छापेमारी कर रही है जहां उन्हें शक है या उनकी जानकारी में ये सामने आया है कि इस इलाके के लोग जो है पाकिस्तान के संपर्क में हो सकते हैं। रवि वर्मा की गिरफ्तारी के बाद एटीएस का छापा पड़ा और सामने एक नाम आया, साकिब नाचन। यह वही कुख्यात आतंकवादी है जिनका नाम भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यह भिवंडी तालुका के पडगा गांव का निवासी है और प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व महासचिव भी रह चुका है। महाराष्ट्र एटीएस ने भिवंडी थाने सहित 15 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसमें साकिब नाचन के निवास पर भी तलाशी ली गई। भले ही आपको हैरानी हो, लेकिन यह कार्रवाई ISIS मॉड्यूल से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे थाने जिले के पड़घा इलाके में आज छापेमारी की है। पड़घा इलाके में जिस जगह ये छापेमारी की गई है वो जगह साकिब नाचन का घर है। साकिब नाचन प्रतिबंधित संगठन सिमी का पदाधिकारी रह चुका है। आपको मैं बता दूं कि भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े तथाकथित आतंकी के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के पड़घा में बड़ी छापेमारी की है। और इस छापेमारी के बाद जो है जहाँ पे जो है इस इलाके में जो है हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का पदाधिकारी रह चुका साकिब पहले भी 2 आतंकी मामलों में सजा याफ्ता है। साल 2002 और 2003 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विलेपार्ले और मुलुंड बम धमाका मामलों में शामिल होने का उस पर आरोप है। इन आतंकी वारदातों में कई लोगों की जान चली गई थी। आरोप है कि साल 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद से ही वो दोबारा कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया था। 2002-2003 में साकिब नाचन को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विलेपार्ले और मुलुंड में हुए बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था। इन धमाकों में कई लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इसे पोटा के तहत 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी और यह नवंबर 2017 में जेल से रिहा हो गया था। लेकिन रिहाई के बाद इसने पड़गा गांव में फिर से कट्टरपंथी गतिविधियां शुरू कर दी, जिसमें AK-47 जैसे हथियारों की ट्रेनिंग शामिल थी। ISIS के महाराष्ट्र मॉड्यूल को भी समझ लीजिए। दिसंबर 2023 में NIA ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 जगहों पर छापेमारी की थी और 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें गिरफ्तार होने वाला एक नाम साकिब नाचन का भी था। भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की योजना बनाने वालों में साकिब नाचन को इस मॉड्यूल का मुखिया माना गया। इस मॉड्यूल ने पड़गा गांव को अल शाम घोषित किया था। अल शाम का कनेक्शन सीरिया से है और इसे मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी साकिब युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहा था। साकिब ही नहीं, इसका परिवार भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। साकिब नाचन के बेटे शमील नाचन को अगस्त 2023 में पुणे में ISIS मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस पर IED बनाने और प्रशिक्षण देने का आरोप है। इतना ही नहीं, साकिब नाचन का दामाद अरीब मजीद 2014 में ISIS में शामिल होने के लिए बाहर चला गया था। अभी ये जमानत पर है, लेकिन NIA की जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।